नमस्कार एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास है। और प्राचीन भारत के इतिहास में जैसा कि हमने पिछले सिलेबस में बताया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो पढ़ेंगे वह है मगध का उत्कर्ष। दोस्तों, यह झारखंड लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, अन्य लोक सेवा आयोग, जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी, बीपीएससी के साथ साथ बीएसएससी, रेलवे, एसएससी सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष क्यों हुआ और क्या परिस्थितियां थी वहां की जिसके कारण से इसका उत्कर्ष हुआ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मगध है कहाँ। तो मगध आज के वर्तमान समय में जो मगध साम्राज्य है वह पटना और गया जिले का क्षेत्र आता है। पटना और गया जिला यानी कि जैसे ही पटना और गया जिला हमारे दिमाग में आता है तो हमारे पास एक चीज आ जाती है, क्या? गंगा नदी, सोन नदी, ये चंपा नदी, ये सारी नदियां हमारे मन मस्तिष्क में आ जाती है। गंगा नदी का दोआब क्षेत्र होगा, सोन नदी का क्षेत्र होगा, आपका चंपा नदी का क्षेत्र होगा। इस प्रकार से हमारे दिमाग में आता है ताकि ये पता चलता है कि यह क्षेत्र कितनी उपजाऊ थी, सामरिक दृष्टिकोण से क्या थी। कई हमने पढ़े, इसके पहले भी वैदिक सभ्यता पढ़े, आपका सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े, सभी नदी घाटियों में थी। परंतु 16 महाजनपदों में मगध एक ऐसा जनपद था जिसने उत्कर्ष किया और सभी जनपदों में यही श्रेष्ठ होकर बाहर निकला, यही श्रेष्ठ होकर आगे बढ़ा और यही सर्वश्रेष्ठता साबित की अपने महाजनपदों के काल में। क्यों? तो इसकी भौगोलिक परिस्थिति को पहले समझना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जब मगध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो किसी भी चीज को चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए वहां का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका योगदान बहुत बड़ा होता है, माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो उचित माहौल होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए भी माहौल का बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, जो जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको मुख्य परीक्षा की पूरी जानकारी देती है। दोस्तों, हमने जैसा कि बात की आपको कि मगध उत्कर्ष क्यों किया, भौगोलिक परिस्थिति की थी। तो मैं देख आता हूं आपको कि ये मगध का क्षेत्र है, इसे मगध का क्षेत्र कहते हैं हम। और इसके जो ऊपरी भाग यानी कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी उत्तर में ऐसे बहती है और उसके पश्चिम क्षेत्र में सोन नदी बहती है। ठीक है। और इसके जो आपका पूर्व में जो है, पूर्व में चंपा नदी का क्षेत्र है, ये चंपा नदी बहती है। और इसके उत्तर में विंध्याचल का पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। ये परिस्थितियां क्या बताती है कि यह दोआब का क्षेत्र हो रहा है। पहला तो दोआब का क्षेत्र हो रहा है इसलिए उपजाऊ होगा। दूसरा, सामरिक दृष्टिकोण से यह ऐसा क्षेत्र बन गया जहां दूसरे कोई आक्रमण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एक तरह से किला बना हुआ है और ऐसी किला बना हुआ है जिसको पार करना मुश्किल है। उस दौरान तो आज का जैसा वायुसेना नहीं था कि चढ़ के बम गिरा दे, परंतु आप देखें यहाँ पर नदियां 3 तरह से घिरी हुई है, जमीन उपजाऊ हो गई, पशुपालन के लिए अच्छा, कृषि के लिए अच्छा, साथ ही साथ जो इसका दक्षिण क्षेत्र है उसमें विंध्याचल पर्वत है। अब विंध्याचल पर्वत को पार करना इतना आसान नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक सामरिक दृष्टिकोण से ऐसी किला बन गई जो यहाँ इसकी भौगोलिक परिस्थिति से ऐसी किला बना दी कि यहाँ दूसरे कोई आ नहीं सकते थे, बिना इजाजत के आक्रमण कर नहीं सकते थे। तो उत्कर्ष होना स्वाभाविक था। यहाँ की जो पर्वत श्रेणी था उसको पार करना मुश्किल था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो कृषि होंगे तो स्वाभाविक है कि सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लोग राजा को टैक्स ज्यादा देंगे, तराई क्षेत्र में होने के कारण उपजाऊ होगी, इस प्रकार से पशुपालन भी ज्यादा होंगे, खेती बाड़ी ज्यादा होगी, तो टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं होगी। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, खुशहाली की आलम रहेगी, चारों तरफ हरियाली रहेगी। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो राज्य करने वाले राजा होते हैं वे अपने विकास पर केंद्रित हो जाते हैं
और अपने विकास पर फोकस करके आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि जब टैक्स ज़्यादा मिलने लगा तो वे लोग सेना को और सुदृढ़ करने लगे। यहाँ की सेना जो है वो सुदृढ़ हो गई और ये सेना जो है दूसरे जनपदों में आक्रमण करके उसे भी अपने अंडर में मिलाने लगे। तो उत्कर्ष जो शब्द है ना, इस शब्द को आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इस बारे में बताया कि ये जो क्षेत्र था मुख्य रूप से पटना और गया का क्षेत्र था, जो आज भी बिहार का कृषि प्रधान क्षेत्र में से आता है। और जो परिस्थिति उस वक्त थी वो परिस्थिति मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित थी। तो अर्थव्यवस्था जब स्ट्रांग हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि सामाजिक आर्थिक सारी स्थितियां स्वतः ही मजबूत हो जाती है। तो इस कारण ये जो क्षेत्र है विकास के नए आयाम को गढ़े। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा विकास मगध ने ही किया। तो चलिए हम देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ थी। इसकी राजधानी मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज या आज इसको हम क्या कहते हैं, गिरिब्रज को राजगीर कहते हैं। राजगीर का क्षेत्र जो था इसका राजधानी था। और इसके संबंध में हमें वेदों से भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में इसे कीकट, ऋग्वेद में इसे इस क्षेत्र को कीकट प्रदेश या किराट नाम का प्रदेश के नाम से कहा गया है। और यहाँ का शासक का नाम जो ऋग्वेद में दिया गया है वो प्रगमानंद के नाम से बोला गया है। कीकट जो मगध था इसको यजुर्वेद में भी वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में इसे भाटों की जनजाति का निवास स्थल के रूप में बोला गया है। किसका निवास स्थल? भाट जनजाति जो थे उसके निवास स्थल में बोला के रूप में इसे बताया गया है। अथर्ववेद के एक प्रार्थना में ये कहा गया है, अथर्ववेद में कि एक प्रार्थना में कहा गया है कि सारी बीमारियां मगध को जाए। देखिए सारी बीमारियां मगध को जाए, ये श्राप जैसा लगता है परंतु है नहीं। हकीकत में यह क्षेत्र इतना अनुकूलित था कि यहाँ जो भी बीमारी जाती थी वो स्वतः ही समाप्त हो जाती थी। क्योंकि गंगा नदी जीवाणु भोजिया जिसे बोलते हैं, हम विज्ञान में उसको देखेंगे, इसका जल में जो गुण होता है, जो इसमें कोई बीमारी नहीं रहती है, कोई जीवाणु नहीं पनपता है, कोई विषाणु नहीं पनपता है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, वो जल यहाँ से प्रवाहित हो रही है। तो इस जल के क्षेत्र में जो आएंगे वो बीमारी नाशक हो जाएंगे, यानी कि वहां पर बीमार नहीं रहेगा। यहाँ सबसे ज्यादा अथर्ववेद में बोला गया है कि तंत्र मंत्र और जादू टोना का भी प्रचलन यहाँ पर था। ठीक है, क्योंकि यहाँ चूंकि बीमारी अच्छी हो जाती थी, आने से यहाँ का मौसम इतना अनुकूल था तो लोग कुछ भी बोल सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र था यहाँ पर कौन कौन से वंश ने शासन किए। तो सबसे पहला जो वंश होता है ना यहाँ पर, जो बृहद्रथ वंश कहते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को लिख के समझा सकूं। दोस्तों सबसे पहले आता है बृहद्रथ वंश, इसको बोलते हैं हम बृहद्रथ वंश। सबसे पहला वंश जो इसमें शासन किए, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? महाभारत में, पुराणों में इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसकी राजधानी इन्होंने गिरिब्रज को बनाई थी। और महाभारत में बृहद्रथ का बेटा जो था वो जरासंध का उल्लेख भी मिलता है। महाभारत में हमने देखा जरासंध का वध, भीम जो फाड़ के फेंक देता है वो वाला, यही जरासंध था जिसका भीम के साथ मल्लयुद्ध हुआ था और भीम ने इसे मारा था। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, देखिए हम चर्चा जितना करेंगे उतना ही लिखेंगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। आप लोगों ने पीटी में पढ़ा है, बिंबिसार था। 544 ईस्वी पूर्व से जो इसका काल था, मैंने हर्यक वंश का जो समय था वो 412 ईस्वी पूर्व तक था, 412 ईस्वी पूर्व तक था। ये हर्यक वंश का काल था। इसके पश्चात यहाँ जो आते हैं वो है दूसरा वंश जो है वो होता है शिशुनाग वंश।
आपको इस बारे में मैं चर्चा करूंगा, आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा। शिशुनाग वंश का जो काल होता है वो होता है 412 ईस्वी पूर्व से, 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक, 345 ईस्वी पूर्व तक इसका जो काल होता है, और इसका संस्थापक शिशुनाग ही होता है। इसके पश्चात आता है नंद वंश। नंद वंश का जो समय है वो है 345 ईस्वी पूर्व तक से 345 ईस्वी पूर्व से आपका 345 ईस्वी पूर्व से 322, यानी कि 322 ईस्वी पूर्व तक का काल इसका होता है। इसके बाद आएंगे आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश आएंगे, उसके बाद शुंग वंश आएंगे। इन दोनों के बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। मैं मुख्य रूप से चर्चा करूंगा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और नंद वंश तक। उसके पीछे मैंने बताया था जो सिलेबस पार्ट था उसमें, क्योंकि मौर्य वंश हमारे सिलेबस में एक अलग से चैप्टर ही है, तो जब मौर्य वंश एक अलग चैप्टर है तो हमें उसको पढ़ना वहां पर है। ठीक है, हम यहाँ जाएंगे शिशुनाग वंश तक। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक आपने देखा बिंबिसार था, और यहाँ पर जो 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक इन लोगों ने यहाँ पर शासन किया। तो चलिए अब हम इसे नोट डाउन कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये मेमोरी में आ जाए, और जब पढ़ेंगे तब आपको ये याद करने में सुविधा होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं मगध का उत्कर्ष में। हर्यक वंश का और बिंबिसार के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हर्यक वंश और बिंबिसार यहाँ पर मैं लिख देता हूं। हर्यक वंश जिसका काल मैंने अभी बताया था 544 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक, 412 ईस्वी पूर्व तक। और इसका जो संस्थापक था वो होता है बिंबिसार। और बिंबिसार का काल क्या था? बिंबिसार का काल क्या था? 544 से 544 ईस्वी पूर्व से बिंबिसार का काल क्या था? 544। आप लोग याद करेंगे भाई, बिंबिसार का काल था 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक, 493 ईस्वी पूर्व तक, 493, ध्यान रखेंगे, 493 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार का काल होता है। ठीक है, और अब हम बिंबिसार के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बिंबिसार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए वीडियोज बहुत ज़्यादा बड़ा होने से आपको भी बोरिंग लगेगी और हमें भी, तो हम एक एक वंश को लेके चलेंगे, उसी आधार पर हम आपका वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वंश का जो बिंबिसार था, बिंबिसार जो राजा था वो सबसे प्रतापी राजा हुआ था और ताकतवर राजा था बिंबिसार, और इसने ही हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में की थी। यह बौद्ध धर्म को मानता था, क्लियर रहिए, यह बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार जो था महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ये आपका पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इसने अपनी राजधानी को गिरिब्रज या राजगीर को बनाया था, यानी कि जो राजधानी था उसी राजधानी को इसने डेवलप किया। फिर बिंबिसार मगध में कितना वर्षों तक शासन किया? लगभग कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन करता है बिंबिसार। 52 वर्षों तक यहाँ शासन करता है। और बिंबिसार का जो पुत्र होता है अजातशत्रु, इसका जो पुत्र होगा अजातशत्रु, अजातशत्रु का काल आपको बता दें, अजातशत्रु का काल होता है 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व, 493 से 461 ईस्वी पूर्व तक का काल किसका होता है? अजातशत्रु का काल होता है। तो इसका जो पुत्र था अजातशत्रु था, और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था।
ठीक है। यहाँ इसका भी पुत्र को लिख लीजिए। इसका जो पुत्र था वो कौन था? उदयन था। इसका पुत्र जो था वो उदयन था। और इस सभी को इसलिए बता रहा हूं, ये तीनों का नाम इसलिए बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग बात है। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन तीनों पितृहंता थे, यानी कि अपने बाप को मार के शासक बने थे। इस कारण से मैं तीनों का नाम, आप लोग सोच रहे होंगे बिंबिसार को बताया नहीं और तीनों का नाम क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो तीनों को कॉमन रूप से पितृहंता कहा जाता था और इस कारण से इस वंश को बहुत जगह में पितृहंता वंश भी कहा जाता था। ये लोग पिता की हत्या करके शासन, ऐसी परिस्थिति बन गई इन लोगों के साथ कि अपने पिता का ही हत्या करना पड़ा। शासन लोलुपता इसे कहते हैं। यह मजाक की बात नहीं है। अपने पिता की हत्या करके आप सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या कर दे, यह अपने आप में इतिहास कभी माफ नहीं करता है। इसलिए इसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने पिता की हत्या करके इस शासन को, इस सत्ता को, इस गद्दी का अपने अधीन किया है, ये लोग पितृहंता है, जिन्होंने पिता की हत्या की और फिर शासन को अपने अंडर में लिया। तो चलते हैं हम फिर अपने मुख्य टॉपिक बिंबिसार पर। ठीक है। बिंबिसार जो था एक पूरा राजनीतिज्ञ था, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह कौशल और वैशाली राजघरानों से वैवाहिक संबंध रखा था। इसका दो राजघरानों से वैवाहिक संबंध था, कौशल से और आपका वैशाली से। वैशाली से इसका वैवाहिक संबंध था। ठीक है। और जो वहां की राजकुमारियां थी, जिसका नाम है, एक का नाम कौशल देवी या जिसको महाकौशला बोलते हैं, कौशल देवी या महाकौशला बोलते हैं, उसके साथ और जो कि परसंजीत की बहन थी। परसंजीत आपको पता है कि वो बुद्ध के समकालीन थे, कौशल नरेश। परसंजीत आपने 5-6 का किताब में भी पढ़ा था, अंगुलीमाल डाकू वाला कहानी, उसमें दिया हुआ था। परसंजीत की बहन थी, इसके साथ इन्होंने विवाह किया था। और दूसरी जो पत्नी थी चेलना थी, और चेलना वैशाली के लिच्छवी, वैशाली जो उस समय थे महाजनपद में, उसके जो शासक लिच्छवी वंश के थे, उसका राजा चेटक की पुत्री थी। यानी कि दो बीबी हो गई इसकी, महाकौशला, यहाँ देखिए महाकौशला लिख देता हूं मैं, महाकौशला, और दूसरा चेलना। चेलना किसकी बेटी थी? यानी कि चेटक की बेटी चेलना थी। ठीक है। तो चेटक की बेटी चेलना के साथ इसने विवाह किया था। जैन ग्रंथ के अनुसार, जैन ग्रंथ जो बताते हैं उसके अनुसार क्या बताते हैं कि अजातशत्रु जो था, ये अजातशत्रु इसी चेलना का पुत्र था। चेलना का पुत्र था अजातशत्रु, जो आगे जाके शासक बना। और बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं ये कौशल देवी का पुत्र था। यानी कि कंट्रोवर्सी है यहाँ पर कि दोनों अलग अलग बोलते हैं। जैन ग्रंथ कुछ बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथ कुछ बोलते हैं। चलिए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, ये नहीं पूछा जाता है। इसके बाद उसने मध्य प्रदेश, जो आज का पंजाब क्षेत्र पड़ता है, उसका जो राजकुमारी था क्षेमा, उसके साथ भी विवाह किया था। यानी कि 3 शादी की। किसने? बिंबिसार ने 3 शादी किया था। और अपने सत्ता को ज्यादा मजबूत करने के लिए अवंती के राजा चंद्र प्रदोत, जो अवंती का राजा था चंद्र प्रदोत, उसके साथ भी मित्रता किया था। और आपको बता दें कि जब पीलिया रोग हुआ था तो चंद्र प्रदोत ने ही, चंद्र प्रदोत जो थे, जब उनको पीलिया रोग हुआ था तो बिंबिसार के साथ रिक्वेस्ट किया था कि भाई बिंबिसार, एक वैद्य को भेजो जो मेरी पीलिया का इलाज कर सके। तो बिंबिसार ने कहा हाँ भाई भेजता हूं। और उन्होंने किसे भेजा था जानते हैं आप लोग? जीवक। जीवक को वहां भेजा था। कहाँ भेजा था? तो आपको बता दें, अवंती के राजा चंद्र प्रदोत के पास। और जो भेजा चंद्र प्रदोत राजवेद को, और इसी के साथ उसका इलाज भी कराया और साथ ही साथ उस प्रदेश को भी, अवंती को भी अपने अंडर में लाने का कोशिश किया। बिंबिसार अंग प्रदेश को जीतकर भी अपना साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार से यह जो बिंबिसार था, यह पूरी तरह से राजनीतिक भी था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, हेल्प किया, और जो नहीं माना उसके साथ युद्ध करके भी उसको मिला के अपने साम्राज्य को बड़ा किया। तो बिंबिसार का ये था आपका कहानी। शॉर्टकट में भी है क्योंकि आपको लिखना है, शब्द सीमा होती है।
ठीक है, अब इतना भी नहीं लिख दे कि लिखते जाए और आपका समय कम समाप्त हो जाए, ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, दोनों चीज हो जा रही है आपकी साथ साथ में, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की। तो बिंबिसार पर हमने चर्चा कर दी, और अब हम चर्चा करेंगे बिंबिसार के पुत्र पितृहंता जो शासक हुए, उसका नाम था आपका अजात शत्रु। चलिए, अजात शत्रु। अजात शत्रु का काल मैंने पहले लिखा 493 ईस्वी पूर्व से आपका 461 ईस्वी पूर्व, 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक का काल जो था वो अजात शत्रु का काल होता है। चलिए, अजात शत्रु का निक नेम बताएंगे कमेंट में, कुनिक। अजात शत्रु का निक नेम कुनिक है, कुनिक था इसका निक नेम। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को अपनाया था, और इन्होंने कितने सालों तक, यहाँ देखेंगे, यहाँ घटा देंगे तो आपका 32 साल तक इन्होंने शासन को संभाला। 32 साल तक शासन को संभाला, और इसी के काल में राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, बताए क्या हुआ था, आपको तो याद होगा। प्रथम बौद्ध संगीति हुए थी, इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के काल में हुआ था, यानी कि कुल मिला के ये बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, तो 483 ईस्वी पूर्व में इसके काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, जहां पर बुद्ध का जो शिक्षाओं के क्षेत्र में जो शिक्षा दिए थे, उन्हें 2 ग्रंथों में रचना किया, जिसका नाम था विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना किसके काल में होती है, अजात शत्रु के काल में। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना अजात शत्रु के काल में होती है। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना अजात शत्रु के काल में होती है। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में होती है। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में होती है। बुद्ध की मृत्यु अजात शत्रु के शासन के 8वें वर्ष होती है। ध्यान रखेंगे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में होती है। इसे कहाँ लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथों में यह चीज लिखा गया है। इनका काशी और बज्जी के साथ, काशी और बज्जी संघ जो थे, इसके साथ 16 साल तक इन्होंने संघर्ष किया। काशी और बज्जी के साथ 16 वर्षों तक संघर्ष किया, और अंततः मगध साम्राज्य में इन्होंने मिलाया। ये इंपॉर्टेंट होता है, 16 वर्षों तक लड़ाई किया, 16 वर्षों तक लड़ाई किया, फिर उसको अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। बज्जी क्या था, वो 8 राज्यों का एक संघ था, यानी कि 8 राज्य बज्जी के साथ सीधे मगध में आके मिल गए। बज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था, इसलिए मैंने बज्जी संघ बोला उसको। बज्जी 8 राज्यों का संघ था, और 8 राज्यों को एक साथ में इन्होंने मिला लिया। अजात शत्रु का विजय का सबसे बड़ा कारण था उसका एक मंत्री। आपको बता दें कि उसका मंत्री का नाम बारस्कर था या वर्षकर, दोनों ही नाम दिया जाता है, बारस्कर या वर्षकर। और यह जो था ना, 1 नंबर का कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिक के दम पर इन्होंने बज्जी संघ के 8 राज्यों को तोड़ दिया, 8 राज्यों के बीच में फूट डाल दी, और फूट डालने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया। फूट डालो, कमजोर करो, और आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात भी जो अजात शत्रु के पास था एक यंत्र, बहुत नाम उसका आता है, महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक, और लिखते हैं महाशिलाकंटक। ये क्या होता था, एक ऐसा यंत्र था जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों को डायरेक्ट फेंका जाता था। इससे क्या होता, एक साथ में बहुत सारे सैनिकों को मारा जा सकता था। आज जैसे गोला फेंका जाता है ना, उसी तरह से उस समय महाशिलाकंटक था।
महाशिला कंटक था, और एक यंत्र था इसके पास जिसका नाम था रथ मूसल। रथ मूसल, रथ मूसल के नाम से आप लोगों ने देखा होगा। ये सिनेमा क्या नाम था उसका, कटप्पा वाला। उस सिनेमा में एक जो रथ बनाया गया था जिसमें काटते जाता है सैनिक लोग को, उसी टाइप का एक ये था रथ मूसल। रथ मूसल जो था उसमें एक गदा लगा हुआ होता था, हथियार रथ के साथ में, और वो एक साथ में कई सैनिकों को मारा जाता था। यानी कि आजाद शत्रु का लड़ाई में तीन चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहला का उसका कूटनीतिक जो मंत्री था वर्षाकार, उसका। दूसरा रहा उसका जो दो मुख्य हथियार थे, एक महाशिला कंटक और दूसरा रथ मूसल। दोनों ही बहुत ही कारगर हुए और उन्होंने बज्जी संघ को भी अपने अंडर में मिला लिया। और हम इसके पश्चात, ये तो अजात शत्रु का काल हो गया। अब हम बात करेंगे उदयन के बारे में। ये हर्यक वंश का शासक है, और उदयन को पढ़ने के बाद जो शासक हुए वे उतने इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, तो हम उदयन को पढ़ेंगे। उदयन को पढ़ने के बाद इस क्लास को यहाँ पर स्थिर करेंगे। उदयन, उदयन का काल मैंने उस समय नहीं बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ। 461 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक, 445 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 461 से 445 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो काल को आप घटा लेंगे कितना वर्ष तक उन्होंने शासन किया। यह उदयन जो था अजात शत्रु का पुत्र था। उज्जैन बिंबिसार का पोता और अजात शत्रु का पुत्र था। इन्होंने 461 ईस्वी पूर्व में क्या किया, वही जो हमने बताया था, अपने पिता की हत्या की। किसकी? अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की और गद्दी पर बैठ गया। इसका समय का मुख्य जो घटना है उस बारे में मैं बात करूंगा। इसका समय का मुख्य घटना यही है कि उन्होंने गंगा और सोन नदी के जो स्थल है उस स्थल में एक नगर का निर्माण किया था, यानी कि पाटलिपुत्र, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना इन्होंने किया था। कहाँ पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना किया था। यही आगे चल के पटना बनेगा, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जवाब होगा उदयन, और इन्होंने गिरिब्रज से हटा के अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। और आधुनिक बिहार का भी राजधानी पटना ही है, जो प्राचीन में पाटलिपुत्र थी। तो इस कारण से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। उदयन बौद्ध मत को छोड़ के जैन मतानुयायी हो गया, और इसके बाद जो शासक हुए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी नाम आप जान लें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में एक लाइन अगर लिखेंगे ना तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि आपने पढ़े हैं। उसके बाद जो शासक हुए उसका नाम है अनिरुद्ध। देखिए दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक यहाँ तक पढ़ाते हैं लेकिन इन सब के बारे में नहीं बताते। अनिरुद्ध था, उसके बाद मुंड आया, मुंड, उसके पश्चात आया नागदशक। यानी कि उदयन के बाद 3 शासक और हुए, परंतु इन तीनों का शासन बहुत अच्छा ढंग से नहीं चला पाए। ये लोग योग्य नहीं थे और अपने शासन सत्ता को सुचारू नहीं चला पाए। इस वजह से क्या हुआ, जनता में अव्यवस्था फैलने लगी और जनता विद्रोह करने लगी। तो इनके जो अमात्य थे शिशुनाग, उसने क्या किया, नागदशक को मार दिया। नागदशक को मार दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाली। कहां पर? मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। तो आज हम शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में शिशुनाग वंश के बारे में जो है और ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, आज शॉर्टकट में शिशुनाग वंश के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नागदशक को मार के शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। अब जैसे कि शिशुनाग वंश जो था वो हमने जैसे कि बताया आपको पहले ही
412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक, 345 ईस्वी पूर्व तक का इनका शासन रहा, 412 से 345 ईस्वी का। और इसने जो काम किया था, इसने अपने राजधानी को हटाया शिशुनाग ने, और पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी। इसके पश्चात शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ जो कालाशोक, वो 394 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा और 366 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने रहा, गद्दी को संभाला। और इन्होंने पुनः क्या किया, वैशाली से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी ट्रांसफर की। और इसी जो कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। और इस वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। इसके बाद नंद वंश की स्थापना हो जाती है। हम नंद वंश को पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश को नेक्स्ट वीडियोज में। उसके पश्चात नंद वंश महापद्मनंद धनानंद तक जाएंगे, तत्पश्चात हम मौर्य वंश को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीन मानिए आप घाटे में हैं। आप सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल पूर्णतः फ्री है। सभी क्लासेस के जहाँ जाएंगे आपको पैसे लगेंगे, परंतु यहाँ कोई पैसे नहीं लगेंगे और आपको पूरा क्लास मिलेगा और पूरी वीडियोज आपको मिलेगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले अपना क्लासरूम और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मैसेज मिल जाए वीडियोज की। और दूसरी बात है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप से जुड़े ताकि आपको समय समय पर अगर वीडियो यूट्यूब से नहीं मिलता है तो हमारे माध्यम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मौर्य वंश और नंद वंश का बारे में बात करूँगा, शिशुनाग वंश से नंद वंश तक, और मौर्य वंश में स्टार्ट करूँगा। मौर्य वंश का ओवरव्यू हो जाएगी, परंतु मौर्य वंश बहुत बड़ा है, उसमें आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, बार बार अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। तो मौर्य वंश में हम 3-4 क्लास लगेंगे आराम से। नेक्स्ट वीक में वो होगा क्योंकि कल संडे है और संडे को थोड़ा इधर उधर का काम भी रहता है, तो कल वीडियो शायद नहीं आएगी। आप सभी तब तक इसे देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।